सहकारिता और चंद्रपाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत से सहकारिता को विदेश तक का सफर चंद्रपाल यादव जी ने अपने अथक प्रयासों से तय कराया है। और मौजूदा समय में जिस तरह से देश में सहकारिता को लेकर एक क्रांति, एक बयार है, मैं और मेरे सहयोगी मनीष आज चंद्रपाल जी से इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। चंद्रपाल जी, सहकारिता को भारत से दुनिया तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, हमारे देश का सहकारी आंदोलन बहुत ही मजबूत सहकारी आंदोलन है। हमने ये प्रयास किया है कि हमारे सहकारी आंदोलन से दुनिया के लोग प्रेरणा लें। हमने प्रयास करके इस अपने देश के सहकारी आंदोलन को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में हमारे तमाम कोऑपरेटिव के जो लोग हैं, सहकारी क्षेत्र के लोग हैं, उनका सहयोग रहा। और उस सहयोग से आज मैं समझता हूं कि दुनिया में हम लोग नंबर 1 पर माने जाते हैं। जैसे कि अभी बात हो रही है किसानों की आमदनी बढ़ाने की, जी, बहुत ही गर्म विषय है। किसान उस पर आंदोलन भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। अब क्रेबको उसमें कैसे भूमिका निभा रहा है? देखिए, आप इस बात को जानते हैं, किसान को 2 प्रकार से आवश्यकता होती है। एक तो कृषि आदान की, जिसमें उत्तम किस्म के बीज किसान को उपलब्ध हो, समय पर क्वालिटी फर्टिलाइज़र उपलब्ध हो, और जो पेस्टिसाइड वगैरह और जो आवश्यकता की चीज़ें हैं सही समय पर, सही कीमत पर, सही क्वांटिटी में उपलब्ध हों। सहकारी समितियों के माध्यम से क्रेबको फर्टिलाइज़र का उत्पादन करके वो सहकारी समितियों के माध्यम से पूरे देश के किसानों तक पहुंचाने का काम आज कर रहा है। दूसरी तरफ आवश्यकता होती है कि किसान का जो उत्पादन आए उसको बाज़ार में सही कीमत मिल जाए। उसके लिए भी हमारे सहकारी क्षेत्र की और भी संस्थाएं, जैसे नेफेड है, एनसीसीएफ है, या और अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट के मार्केटिंग फेडरेशंस हैं, सरकार जो एमएसपी घोषित करती है उस एमएसपी पर या मार्केट से ऊपर हम लोग जो है खरीदने का काम करते हैं। हमने भी एक जो है कोऑपरेटिव बना रखा है, जिसके माध्यम से हम किसानों के प्रोडक्ट को प्रोसेस करके हम एक्सपोर्ट करने का काम आज कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा लाभकारी मूल्य मिल जाता है, या सरकार के द्वारा घोषित एमएसपी पूरा का पूरा किसान के खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके लिए सहकारी आंदोलन से जुड़ी हुई संस्थाओं से अच्छा कोई साधन है नहीं। हम क्रेबको के माध्यम से तमाम प्रोडक्ट की खरीद कर रहे हैं, या हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उनको प्रोसेस करने का काम कर रहे हैं। प्रोसेसिंग के बाद, वैल्यू एडिशन के बाद जो किसान को अच्छी कीमत मिल रही है, हम किसान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, लेकिन जिस तरह से सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ, नया मंत्रालय बना, योगी जी, अगर अमित शाह जी की बात की जाए प्रधानमंत्री की, और अब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार अब सहकारिता के माध्यम से विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब जो कृषि सहकारिता है वो एक नए आयाम के साथ सामने आए? देखिए, ये सहकारी आंदोलन की जो ताकत है, सहकारी क्षेत्र की ताकत है, वो इस देश की तस्वीर बदलने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई है। आज लोगों ने पहचाना है, आज सरकार में बैठे लोगों ने पहचान करके कि इस माध्यम से हम किसान के गांव के आखिरी कोने में रहने वाले व्यक्ति तक, जो 1 एकड़ खेती में अपना जीवन यापन कर सकता है, हम उसको भी लाभ पहुंचा सकते हैं। और इस वजह से आज सहकारी क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को जहां प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वहीं उनके माध्यम से तमाम सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में भरसक प्रयास किया जा रहा है कि किसानों तक उन तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचे। कहा गया है कि हर पंचायत पे एक पैक्स हो। जब पंचायत पे एक तरफ पैक्स होगा, दूसरी तरफ पंचायत होगी, जो डेवलपमेंट की गतिविधियां हैं वो काम पंचायत करेगी।
उसी एरिया में जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, जो उनकी उस गांव के जो मेंबर्स हैं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो गतिविधियां होंगी, वो सहकारी क्षेत्र में काम करने वाली जो संस्था वहाँ होगी, पैक्स होगा, उसके द्वारा होंगी। हम तो ये मानते हैं कि पैक्स उस गांव के आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा और निश्चित रूप से गांव के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड बनाया गया, उसके अंडर आप NCCF आपका और इफको सबका शामिल है। आप कौन कौन सी चीज़ कर रहे हैं, और किसानों को जो डायरेक्ट बेनिफिट्स की बात है कि इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ जाएंगे, वो अभी किस स्तर पे है? देखिए, आज दुनिया में जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की आवश्यकता है, कहीं गेहूं की आवश्यकता है, कहीं चावल की आवश्यकता है, कहीं आलू की आवश्यकता है, कहीं प्याज की आवश्यकता है, कहीं दाल की आवश्यकता है, और जहाँ हम सरप्लस हैं, हम सीधा पैक्स के माध्यम से किसानों से खरीद करके उस प्रोडक्ट को भंडारण करेंगे, और उस भंडारण के बाद जो हमारी एक्सपोर्ट नेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, उस सोसाइटी के माध्यम से हम उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे। सर, ये कब तक दिखने लगेगा ज़मीन पे अगर बात? देखिए, अभी मैं समझता हूँ कि 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है इन संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूट हुए। इन संस्थाओं ने जिस तेज़ी से काम किया है, जिस तेज़ी से उनकी मेंबरशिप बढ़ी है, जिस तेज़ी से एक्सपोर्ट करने का काम किया है, निश्चित रूप से ये मैं समझता हूँ कि उदाहरण है कि इतनी तेज़ी से काम करके, और आज 6000 कोऑपरेटिव सोसाइटी इस देश की एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव की मेंबर बन गई। 16000 कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आज जो अच्छा बीज उत्पादन करने वाली हमारी नेशनल लेवल पे समिति बनी है, वो 16000 उसके मेंबर बन गए। तो ये जो है दिखाई दे रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट है, उन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इंटरेस्ट है कि हमें आज बीज की आवश्यकता है, हमारे पास अच्छा बीज नहीं है, हम इधर उधर घूमते हैं, लोग हमें जो है ख़राब किस्म का बीज जो है उपलब्ध करा देते हैं, हमसे पैसा ऐंठ लेते हैं। लेकिन जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, वो उनकी खुद की, जिसके शेयर होल्डर वो खुद हैं, उस सोसाइटी के माध्यम से उनको जो सीड मिलेगा उसकी उनको गारंटी भी होगी। वो अपनी बात भी रख सकते हैं, बात भी कह सकते हैं, और उनकी सलाह और उनकी सुविधा के अनुसार ही नीतियां बनाई जाएंगी, उसी के अनुसार जो है नए बीजों का उत्पादन किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि अच्छे किस्म के बीज के उत्पादन करके इस देश में जो बीज की कमी है निश्चित रूप से पूरी की जा सकती है। तो ये संस्थाएं आने वाले समय में बहुत जल्दी ही अपना प्रभाव दिखाने लगेंगी। इंटरनेशनल मार्केट पे जो एक्सपोर्ट होगा, वो उसका जो बेनिफिट है वो कैसा होगा, पैरामीटर क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी का क्या होगा कि उसमें कई चैनल इन्वॉल्व हैं, कितना वहाँ से आमदनी हुई, वो किसान को कितना उसको शेयर दिया गया? नहीं, देखिए, अभी हम लोगों ने डायरेक्ट परचेज किसान से नहीं की है। अभी हमने बताया कि ये पहला वर्ष है हमारा, एक तरीके का हमारा सीडिंग प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन अभी राइस खरीदना है, वो समय पे, सीजन पे किसान से खरीदा जाएगा। हम उसको प्रोसेस करने के बाद उस पैक्स का सीधा राइस जो है NCEL खरीद करके अपने भंडारण करेगी। और जब आवश्यकता, जहाँ से हमारे पास आदेश ऑर्डर आएगा या जहाँ हम एक्सपोर्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारी टर्म्स कंडीशंस ठीक हो जाएंगी, हम वहाँ एक्सपोर्ट कर देंगे, उनको वहाँ से चला जाएगा। और जो लाभ होगा, जो हमने जिस कीमत में ख़रीदा है, उस कीमत में खरीदने के बाद हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हम, ऐसा नहीं है कि पूरा मुनाफा NCEL रख ले। उसके बाद एक लिमिट के बाद वो उस मुनाफे को वो उन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्स के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इसमें सहकारिता तेजी से बढ़ रही है। कभी आप केवल उर्वरकों के लिए जाने जाते थे,
फिर नीम कोटिंग का ज़माना आया, आपने प्रयोग किया। अभी अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सा प्रयोग होगा जिससे किसानों को जल्दी से उनकी आय में इजाफा मिल जाएगा? सबसे बड़ी बात है, और जिसके लिए आपको भी पता है कि पूरे देश के किसान मांग भी करते हैं, लड़ते भी हैं कि उनको उपज का लाभकारी मूल्य मिले। उस उपज के लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए हम देश में और दुनिया में मार्केट को देख करके जो उनका प्रोडक्ट है उसको प्रोसेस करके, उनका अच्छी तरीके से सब्जियां हैं रख रखाव करके, फ्रूट्स हैं उनका रख रखाव करके, और पूरी दुनिया में जब हम पहुंचाने का काम करेंगे तो हम ऊंची कीमत पर उनको जो है बेचेंगे, तो निश्चित रूप से उसका लाभ जो होगा वो सीधा सीधा किसानों को होगा। सर, जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप विदेशों में जहाँ इतना पेस्टिसाइड ये सारी चीज़ें यूज होती हैं उसको मॉनिटर कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो बड़ा ही बहुत सारी देखिए ये इसमें तो हम केमिकल फर्टिलाइज़र भी है, सारी चीज़ है। एक आपको पता है, एक कोऑपरेटिव जो है हम लोगों ने इस तरीके से भी बनाई है कि उसमें केमिकल यूज़ ना हो, उसमें पेस्टिसाइड यूज़ ना हो। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इस तरीके का चाहते हैं कि इस तरीके का प्रोडक्ट कि हमें केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिले। उसके लिए जो नेशनल लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है वो भी उसको जो है सर्टिफाइड करेगी, और जो एजेंसीज हैं उनकी लैब्स हैं उनके माध्यम से उनको सर्टिफाइड किया जाएगा, और सब सर्टिफाइड करने के बाद जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम उन्हीं से पैदा कराएंगे, उनको सर्टिफाइड करके मार्केट में एक उत्पादक है, एक उपभोक्ता है। हम उत्पादक की समस्याओं को भी ध्यान में रखेंगे और हम उपभोक्ताओं की समस्याओं को भी ध्यान में रखेंगे। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक चेहरा है जो गांव में जाते हैं, एक उसको मान लिया गया कि एक दुधारू गाय है और जो उससे लोग जुड़े होते हैं उससे सिर्फ जो है लेना ही चाहते हैं। एक आम किसान उससे नहीं खाता है, और जो एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि एक कड़वा सच है। इसकी मॉनिटरिंग आप कैसे करेंगे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो लाभ है उस डायरेक्ट किसान को मिले? जो बीच में बिचौलिए कहीं कहीं, जैसे आपने सवाल उठाया कि बीच में बिचौलिए कुछ काम करते हैं, निश्चित रूप से आप जानते हो कि कोई भी काम करो बिचौलिए बीच में आ जाते हैं। लेकिन जब जो जैसे आज प्राइमरी सोसाइटीज़ का कंप्यूटरीकरण हो रहा है, या हम सीधे चाहते हैं कि हम सीधे किसान से जुड़ें, हम सीधे पैक्स से जुड़ें, हम सीधे काम करें, तो निश्चित रूप से बिचौलियों की भूमिका निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। अब सीधा संपर्क गांव के किसान का पैक्स से होगा, और पैक्स का सीधा संबंध नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटी से होगा। बिचौलियों की भूमिका निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। अगर मैं पूछूं तो किसान को बीज, किसान को खेती और किसान को उपज का अधिकतम मूल्य कब से मिलने लगेगा? देखिए हम टाइमलाइन नहीं, अब टाइमलाइन तो अब देखिए ये काम हमने कहा कि शुरू हो गया है, इसके परिणाम नीचे तक कितने जल्दी पहुंचेंगे, हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आने वाले समय में हम सीधा किसानों से खरीद करके उसको प्रोसेस करके उसका वैल्यू एडिशन करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम देश में लोगों की आवश्यकता अनुसार उन तक पहुंचा सकते हैं, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को अच्छा मूल्य मिले। उसके लिए हमारा प्रयास जारी है, और जल्दी से जल्दी ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी किसानों को इसका लाभ हो। रासायनिक खादों में जैसे है कि काफ़ी कुछ हमारी निर्भरता आयात पे रहती है। क्रपको एक बड़ा प्लेयर है जिसमें काम करता है। भारत कब तक सस्टेन वो करेगा? देखिए, जहाँ तक यूरिया के क्षेत्र की बात है, यूरिया के क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि लगभग, मुझे एक्यूरेट तो फिगर पता नहीं है, लेकिन 250 लाख टन यूरिया का उत्पादन हमारे देश में है, जो हमारी आवश्यकता है। यूरिया के क्षेत्र में हमें इंपोर्ट पहले तो करना नहीं पड़ता, और करना पड़ता होगा तो बहुत थोड़ी मात्रा में यूरिया हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। बाकी यूरिया के लिए हम सेल्फ सफिशिएंट हैं।
हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है फास्फेटिक फर्टिलाइज़र की, जिसमें डीएपी, एनपीके, एनपीएस, इन सब चीज़ों की जो आवश्यकता होती है, उसका रॉ मटेरियल चूँकि हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, वो जो है हम जहाँ चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ हों या जो ये आपके मिडिल ईस्ट में हों, इनमें जहाँ रॉक फॉस्फेट वगैरह उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में प्रयास है कि किसी तरीके से वहाँ से इंपोर्ट करके और किसानों को सही कीमत पर हम फास्फेटिक फर्टिलाइज़र भी उपलब्ध कराएं। सर जैसे यूरिया पे काफ़ी सब्सिडी होती है, लेकिन डीएपी वगैरह के रेट्स ज़्यादा होते हैं, किसानों देने पड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि अब पोषक तत्व आधारित सब्सिडी होनी चाहिए? देखिए, हम खूब इस बात को कहें, लेकिन आज ये जो फर्टिलाइज़र है वो चूँकि भारत सरकार उसकी नीति तय करता है और भारत सरकार को तय करना है, जो नीति वो तय करेंगे वो उस नीति के माध्यम से हम किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा काम उत्पादन करना और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से किसानों तक पहुंचाना, वो हम बखूबी कर रहे हैं। ये सरकार की नीति बनाने का काम है, भारत सरकार को नीति इसकी बनाना है। अभी आप देख रहे थे क्रप्को के चेयरमैन चंद्रपाल सिंह यादव जी के साथ गांव जंक्शन की विशेष मुलाकात हमारी सहयोगी पूनम द्विवेदी जी के साथ, और विशेष सहयोग हमारे कैमरा पर्सन लाल सिंह जान सिंह जी के साथ। मैं मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन।